नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज आपको मंत्री के विश्नोई के दौरे से लेकर रेड प्लस न्यूज़ के पीछे पड़ी एक विशेष गैंग के बारे में बताएंगे, जो हर हालत में रेड प्लस न्यूज़ को देखना नहीं चाहते हैं और चैनल को ही बंद करवाना चाहते हैं। और आज उन्होंने दिन भर रेड प्लस न्यूज़ को ट्रोल किया, कल भी ट्रोल किया, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। ये गहरी खाई थी और इस खाई में वाहन के गिरने के बाद इस पूरे हादसे में 10 सेना के जवानों की जान चली गई है और जबकि अन्य जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और गृह मंत्री ने भी दुख जताया है और कहा कि सेना के इन लोगों का ऐसिया में एक जाना हुआ है और ये बहुत दुखद विषय है। लेकिन गुड़ामालानी और धोरेमना को जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत बालोतरा में शामिल करने का फैसला जब लिया गया, तब ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, ये राजस्थान की राजनीति में खींची गई एक मोटी लकीर थी, जिसे एक ऐसी लकीर माना गया कि उसके पार सत्ता थी और उस लकीर के उस पार विपक्ष भी था। और इसी फैसले के बाद अब 25 जनवरी 2026 को राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री और गुड़ामालानी विधायक के विश्नोई पहली बार धोरेमना और गुड़ामालानी की धरती पर आ रही हैं। ये पहला दौरा है, जब पहली सीधी मुलाकात है और ये पहला सार्वजनिक परीक्षा है या पहली एक सार्वजनिक परीक्षा है जिसमें के विश्नोई आ रही हैं। और मंत्री 25 जनवरी को जोधपुर से रवाना होंगे, सुबह 9 बजे डोली टोल प्लाजा पहुंचेंगे और फिर बालोतरा और फिर गुड़ामालानी और अंततः शाम 4 बजे धोरेमना के आलम मैदान में एक भव्य सभा को संबोधित करेंगे। और यहीं से शुरू होती हैं इस यात्रा की असली राजनीतिक गणित, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ राजस्थान के लिए एक स्वागत की यात्रा नहीं है, यह यात्रा एक जवाब की यात्रा है। और इस यात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देने वाले एक जवाब को ढूंढ रही है। ये यात्रा संदेश देने की है और ये यात्रा उस माहौल को पलटने की है जिसे जिला पुनर्गठन के बाद कांग्रेस ने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की थी, एक माहौल को अपने तरीके से बनाने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि जैसे ही बालोतरा जिले के अंदर गुड़ामालानी और धोरेमना शामिल हुआ, वैसे ही कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। पूरे राजस्थान की कांग्रेस इकाई धोरेमना में उतर आई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, बयानबाजी हुई और पायलट डोटासरा और हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी सब बोले और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई मानो ये फैसला जनता के खिलाफ लिया गया हो, मानो ये पूरा का पूरा ये फैसला जनता की मांग नहीं है बल्कि सत्ता की जिद हो। लेकिन राजनीति में एक नियम होता है, विरोध तब तक ही जिंदा रहता है जब तक उसके पीछे ऊर्जा रहती है, और जब ऊर्जा खत्म होती है तो आंदोलन खुद ब खुद घर लौट आता है और दम तोड़ लेता है। आंदोलन भले ही स्थगित हुआ हो, लेकिन उसने दम तोड़ लिया है और यही यहाँ हुआ। कांग्रेस आई, नारे लगाए, मंच सजाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धरना, आंदोलन सब हुए, लेकिन वक्त के साथ उसका विरोध थक गया है। और जैसे ही कांग्रेस थक हार करके घर बैठी, ठीक उसी समय भाजपा ने मैदान में उतरने का फैसला किया और उसी फैसले के अनुरूप के विश्नोई की ये स्वागत यात्रा, ये यात्रा एक संयोग नहीं है, ये सटीक राजनीतिक टाइमिंग है और ये उस खाली जगह को भरने की कोशिश है जो कांग्रेस के हटते ही बनी है। और भाजपा जानती है कि राजनीति में खाली मैदान सबसे खतरनाक होता है और इसीलिए इस खाली मैदान में उतरकर सबसे पहले कब्जा जमाने की कोशिश की जाएगी। यानी के विश्नोई का ये दौरा यही संदेश देता है कि फैसला हमने किया है और हम उसका श्रेय भी लेंगे। शाम 4 बजे धोरेमना के आलम मैदान में होने वाली सभा सिर्फ धन्यवाद सभा नहीं है, ये कांग्रेस के उस नैरेटिव का जवाब है जो जिला पुनर्गठन को लेकर गढ़ा गया था। और उसी मंच पर जागरण का आयोजन भी रखा गया है। महावीर सांकला और संत राजूराम जैसे प्रसिद्ध भजन गायक भजनों को गाएंगे और शायद वही भजन दोहराएंगे कि जिसमें कहा गया है कि राम आएंगे, राम आएंगे। क्योंकि राजनीति जब आस्था के साथ जुड़ती है तो उसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, दिल पर भी पड़ता है।
और भाजपा इस मनोविज्ञान को अच्छी ढंग से समझाती है, समझती है। और यही वजह है कि ये कार्यक्रम सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है, या इसे भाषण तक सीमित नहीं रखा गया, इसे सामाजिक धार्मिक रंग भी दिया गया है, ताकि संदेश साफ हो जाए कि ये जनता सिर्फ सत्ता नहीं, समाज की भी है। और अब सवाल ये है कि इस यात्रा से भाजपा आखिर क्या हासिल करना चाहती है, और इसका जवाब भी सीधा है कि भाजपा उस हल्के से झटके को ठीक करना चाहती हैं जो कांग्रेस नेताओं के बयानों और आंदोलनों में उसके खेमे में महसूस किया गया था। पायलट, डोटासरा, हरीश और हेमाराम चौधरी ने जिस तरीके से जिला पुनर्गठन को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, उससे भाजपा को ये एहसास हुआ है कि अगर समय रहते इनका जवाब नहीं दिया गया तो ये मुद्दा हाथ से फिसल सकता है। और इसीलिए अब ये यात्रा सिर्फ स्वागत नहीं, ये रिपेयर वर्क है और ये डैमेज कंट्रोल है। ये भाजपा के खेमे में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश है। और यही वजह है कि पूरे दिन का कार्यक्रम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर पड़ाव पर संदेश जाए, हर इलाके में मौजूदगी दिखे और अंत में धुरीमना में शक्ति प्रदर्शन हो। क्योंकि राजनीति में संदेश शब्दों से नहीं, दृश्य से जाता है। कल तक धरने में कांग्रेस और आरएलपी के नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र में सिर गिनाना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से ये दृश्य 25 जनवरी को बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यात्रा कांग्रेस के विरोध को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएगी? तो इसका जवाब है कि ये सवाल तो सही है, लेकिन इसका जवाब है वो वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा इस मुद्दे को अब कांग्रेस के हाथ में नहीं छोड़ना चाहती। जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया हो चुकी है, फैसला हो चुका है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। और ऐसे में के बिश्नोई का ये दौरा एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार न सिर्फ अपने फैसले पर कायम है, बल्कि उसे जनता के बीच जाकर डिफेंड भी करेगी। और यही लोकतंत्र की असली राजनीति है। और ये फैसला करने के बाद जनता के सामने खड़ा भी होना पड़ता है। और अब ये सवाल ये है कि धुरीमना की सभा में जनता किस मूड में नज़र आती है, और क्या ये सभा भाजपा के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी या कांग्रेस के नए सवाल खड़े करने का एक मौका देती है। लेकिन इतना साफ है कि 25 जनवरी 2026 को धुरीमना सिर्फ एक कस्बा नहीं रहेगा, वह राजस्थान की सियासत का एक केंद्र बनेगा। मीडिया की नज़र रहेगी, नेताओं की नज़र रहेगी, और वहाँ से जो संदेश निकलेगा उसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि राजनीति में हर यात्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं होती, वह दिशा भी तय करती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मंत्री का एक रोड मैप जारी किया गया कि यहाँ से निकलेंगे, ये दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन आज और कल एक लॉबी से जुड़ी गैंग ने रेड प्लस न्यूज़ को बेवजह ट्रोल करने की कोशिश की। और आज ये ज़रूरी हो गया है कि मैं अपने दर्शकों से सीधे, साफ और पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत करूं, क्योंकि पिछले एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर एक संगठित ट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है और मेरे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपने ये गलती की है। सवाल ये नहीं है कि ये गलती है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सवाल पूछना अब अपराध हो गया है। मैंने अपने कल के एपिसोड में एक राजनीतिक विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की थी, गुड़ामालानी की उस तस्वीर की ओर जिसमें भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रधान बने एक व्यक्ति किसान आंदोलन के मंच से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार के मंत्री के बिश्नोई के खिलाफ भाषण दे रहे थे, जबकि आंदोलन का आयोजन कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही थी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि पूर्व प्रधान और वर्तमान मंत्री दोनों एक ही राजनीतिक दल से आते हैं, दोनों की एक ही वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और दोनों एक ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उनसे जुड़े रहे हैं। अब मैंने इसी संदर्भ में ये कहा कि आरएसएस को, जिसे राजनीतिक भाषा में बीजेपी की दूसरी बी टीम कहा जाता है, उसी वैचारिक परिवार के लोग आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब आप उस पूरे वीडियो को देखिए या सुनिए कि मैंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा, और क्या गलत कहा था, क्या सही कहा था। अब आप इसे ज़रूर सुनिएगा। आप अपने मंत्री के खिलाफ और अपने संगठन के खिलाफ, जबकि आरएसएस से आप निकले हुए जो कि बीजेपी की दूसरी टीम है, और फिर बीजेपी के ही खिलाफ आप अपनों के ऊपर वार लगा रहे थे, ये भी एक दर्शनीय विषय था। तो आपने सुना मैंने क्या कहा। इसी एक वाक्य को पकड़कर कुछ विशेष लॉबी से जुड़े
लोग जिनका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैंने आरएसएस का अपमान कर दिया। तो आज मैं ये स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि आरएसएस का अपमान न तो मैंने कभी किया है, न मैं कर सकता हूँ और न करने का मेरा कोई इरादा है। आरएसएस भारत का सबसे पुराना, सबसे अनुशासित और सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई। बीजेपी बहुत बाद में 1980 में बनी। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता है, सरकार नहीं बनाता है, ये सब तथ्य है और मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन राजनीति केवल कैलेंडर और स्थापना वर्ष से नहीं चलती। राजनीति विचारधारा से चलती है, कैडर से चलती है और प्रशिक्षण से चलती है। इसी संदर्भ में देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक, विद्वान और इतिहासकार ये कहते हुए आए हैं कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जननी है। आरएसएस विचार देता है और बीजेपी उस विचार को राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत करती है। इसे राजनीतिक विज्ञान की भाषा में आइडियोलॉजिकल पेरेंट एंड पॉलिटिकल आर्म्स कहा जाता है। और अब जब कोई पत्रकार इस रिश्ते को सरल राजनीतिक भाषा में बी टीम कह देता है, तो उसका अर्थ अपमान नहीं होता। उसका अर्थ ये होता है कि एक संगठन विचार और एक कैडर तैयार करता है, दूसरा संगठन उस कैडर के माध्यम से चुनावी राजनीति करता है। ये बात नई नहीं है, इसे स्वयं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर यह स्वीकार किया करते हैं या करते भी रहे हैं कि उनकी वैचारिक यात्रा आरएसएस से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक और कैबिनेट मंत्री तक, सांसद तक आरएसएस पृष्ठभूमि से आए हैं। चुनावों के समय आरएसएस का कैडर मैदान में सक्रिय रहता है। ये कोई आरोप नहीं है, ये सार्वजनिक सत्य है। तो फिर सवाल ये है कि जब यही वैचारिक परिवार अपने ही मंत्री के खिलाफ मंच से भाषण दे, तो क्या पत्रकार चुप रहे? क्या वह आंख मूंद ले? क्या वह ये नहीं पूछे कि आखिर ये विरोध किसका है, सरकार का है, पार्टी का है या राजनीति में घुस चुके उस अवसरवादियों का है? मैंने आरएसएस को कटघरे में खड़ा नहीं किया है, मैंने राजनीति के उस चेहरे को बेनकाब किया जो वैचारिक अनुशासन छोड़कर सुविधाओं के साथ में खड़ा हो जाता है। आरएसएस का मूल मंत्र अनुशासन है, सेवा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। आरएसएस कभी ये नहीं सिखाता है कि अपनी ही सरकार को गिराने के लिए मंच साझा करो। आरएसएस कभी ये नहीं कहता है कि सत्ता और विरोध दोनों में एक साथ खड़े हो जाओ। अगर आरएसएस से प्रशिक्षित व्यक्ति राजनीति में जाकर के ऐसा करता है, तो उसकी जिम्मेदारी आरएसएस की नहीं, उस व्यक्ति स्वयं की है और उस राजनीति की है जिसने विचार को पीछे छोड़ दिया है। और आज मुझसे ये कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है। मैं फिर कहता हूँ, हाँ, संगठनात्मक रूप से अलग है, संवैधानिक रूप से अलग है, लेकिन वैचारिक रूप से जुड़े हैं। और यही जुड़ाव भारत की राजनीति की एक स्थापित सच्चाई है। इसे कहना न अपराध है न अपमान है, ये विश्लेषण है और पत्रकार का काम विश्लेषण करना होता है। ट्रोलिंग करने वालों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई वैचारिक संबंध नहीं है, तो फिर हर संकट में आरएसएस के स्वयंसेवक मैदान में क्यों उतरते हैं? अगर कोई संबंध नहीं है, तो भाजपा के अधिकांश नेता आरएसएस पृष्ठभूमि से क्यों आते हैं? और अगर कोई संबंध नहीं है, तो चुनावों के समय संगठनात्मक समन्वय क्यों दिखाई देता है? और सवाल पूछना लोकतंत्र का आधार है, और सवाल पूछने पर धमकी या ट्रोलिंग या कोई माफ़ी मांगने की मांग नहीं करना चाहिए। और अगर करते हैं तो फिर ये लोकतंत्र का एक अपमान भी है। मैं आज भी आरएसएस को देश का गौरवशाली संगठन मानता हूँ। मैं आज भी आरएसएस के सेवा कार्यों और आपदा प्रबंधन में जिस तरीके से वे जनता की सेवा करते हैं, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण की भूमिका का सम्मान करता हूँ। और इसी सम्मान के कारण मैं ये सवाल भी उठाता हूँ कि जब आरएसएस की पाठशाला से निकले लोग राजनीति में जाकर आपस में टकराते हैं, तो क्या ये आरएसएस की विचारधारा की जीत है या राजनीति की गिरावट? मेरा बयान आरएसएस विरोधी नहीं, राजनीति के पाखंड के खिलाफ है। और मैं इस पूरे मुद्दे पर आज भी अटल हूँ और कल भी अटल रहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता माफ़ी मांगने का पेशा नहीं है, सवाल पूछने का एक साहस है। और जब तक सवाल पूछने का ये साहस जिंदा है, तब तक लोकतंत्र जिंदा है और तब तक पत्रकार जिंदा है। तो रेड प्लस न्यूज़ हमेशा आरएसएस का सम्मान करता आया है। और जिस तरीके से आरएसएस ने विपदाओं में रहकर के खुद को, जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, उन्होंने खुद को
एक तरीके से संकट में डाल करके लोगों का एक जीना सुलभ किया है, सरल किया है, तो ये किसी से बात आसानी भी नहीं है। लेकिन वे आडंबर लोग जो राजनीति के अंदर आरएसएस का चोला पहन करके खड़े हैं, उनको बेनकाब करना बेहद ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।